इन दिनों हर तरफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की चर्चा है। लोगों में कई सारी उलझनें होती है इसको लेकर के। इनकम टैक्स से जुड़ी ऐसी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर के कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मिसाल के तौर पर एचआरए क्लेम में जरा सी भूल पड़ सकती है महंगी। बताएंगे एचआरए क्लेम के टिप्स और ट्रिक्स। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी क्या एसेट और लायबिलिटी डिक्लेयर करना जरूरी है, और साथ में आपको बताएं कि अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो रिटर्न फाइलिंग में किन किन बातों का रखें ख्याल। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का इस समय महीना चल रहा है और हर कोई किसी न किसी उलझन में रहता है कई बार। तो एक जो बात पिछले कई महीनों से चर्चा में आई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसी कई सारी जानकारी मिल के आई जहां पे एचआरए क्लेम करने के लिए लोग फर्जी कागजात लगाते हैं। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि टैक्स गुरु के जो भी दर्शक हैं वो ऐसे फर्जी काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कानून के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के कई सारे बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। लेकिन तब भी अनजाने में अगर कोई आप गलती कर रहे हैं या गलती करने की गुंजाइश होती है तो इससे आपको बचना चाहिए। और ये गलती क्या हो सकती है, कैसे इससे बचा जाए, तो गौरी समझते हैं। गौरी, ये एचआरए क्लेम करते वक्त आमतौर पे लोग रेंट रिसीट दे देते हैं, कई सारी बारीकियों का ख्याल नहीं रखते हैं, बाद में चल के मुश्किल होती है। तो पहला सवाल तो ये कि लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर वो एचआरए क्लेम करते हैं तो देखिए लक्ष्मण, जब एचआरए क्लेम करते हैं एम्प्लॉयज़ तो अपने एम्प्लॉयर को एचआरए की रेंट रिसीट्स जो होती हैं वो सबमिट कर देते हैं। अब एम्प्लॉयर तो वो रेंट रिसीट्स को ऑन रिकॉर्ड लेके आपको उसका बेनिफिट दे देगा। तो एम्प्लॉयर नहीं जाके चेक करेगा कि वो जेन्युइन है कि नहीं और जिनको आपने रेंट दिया है उन्होंने उसके ऊपर इनकम टैक्स भरा है कि नहीं। लेकिन जब आपको नोटिस आएगा, अगर आपने वो रेंट रिसीट्स जो दी थी, यानी कि आपने सपोज कीजिए अपने पेरेंट्स को रेंट दिया है, जो काफ़ी लोगों की एक के मन में एक सवाल रहता है कि क्या हम अपने पेरेंट्स को रेंट दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। आप किसी को भी रेंट दे सकते हैं। आप जेन्युइनली कहीं रेंट पे रह रहे हैं या आप पेरेंट्स के घर में रेंट पे रह रहे हैं और आप उनको रेंट देना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो रेंट उनको दे रहे हैं, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको वो रेंट ऑनलाइन देना है, यानी कि बैंक ट्रांसफ़र करना है, कैश में नहीं देना है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है या कि फिर चेक से देना। चेक से, बिल्कुल ऑनलाइन, कैश ट्रांजैक्शन नहीं, बाकी कोई भी चेक से आपको यूपीआई जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, बट ऑनलाइन ट्रांसफ़र होना चाहिए, कैश को नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या जिसको भी आप रेंट दे रहे हैं, मैं पेरेंट्स की बात यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग पेरेंट्स को रेंट दे के सोचते हैं कि एचआरए का ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो पेरेंट्स हैं वो अपनी इनकम में उसको ज़रूर ऐड करेंगे और उसके ऊपर इनकम टैक्स भरेंगे और अपनी रिटर्न में उसको दिखाएंगे। अगर उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको नहीं दिखाया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, आपके पास प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ये भी आप टाइमली बनवा के रखें ताकि कल को आपको नोटिस आए तो आप दिखा सकते हैं कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन थी, आपने प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बनवाया था, आपने ऑनलाइन पेमेंट की है और आपने जिनको भी रेंट दिया है उन्होंने अपनी रिटर्न में उसको दिखाया है। इसमें दो सवाल मेरे पास है। पहला काम कि अगर कोई अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहा है तो क्या उनके साथ भी रेंट एग्रीमेंट बनवाएगा? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण, रेंट एग्रीमेंट पेरेंट्स के साथ तो मुझे लगता है और ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पर शक की गुंजाइश है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज जो केस होगा उसमें तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। उसमें आपके पास ऑप्शन है नहीं रेंट एग्रीमेंट ना बनवाने का, वरना आपके लिए भी प्रॉब्लम है और जो लैंडलॉर्ड है उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे अननोन के केस में तो आप रेंट एग्रीमेंट वैसे ही बनवा के चलते हैं। तो मैंने इसीलिए पेरेंट्स का जिक्र करा कि पेरेंट्स के केस में भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवा के चलिए। इसमें एक दूसरा सवाल ये कि एक दो सवाल आपको याद होगा, पिछले बार एपिसोड में आया भी था कि कई लोग अपनी वाइफ को रेंट देना चाहते हैं। क्या ऐसा भी पॉसिबल? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर वाइफ की इनकम ऑलरेडी 30% ब्रैकेट में है तो आप अगर उनको रेंट दे रहे हैं तो आपको लायबिलिटी दे रहे हैं। एक ही बात है, आप टैक्स दे रहे हैं या वो दे रही है, बात तो एक ही है, पॉकेट तो एक ही है, हस्बैंड की हो कि वाइफ की हो। तो अगर वाइफ के घर में आप रह रहे हैं, आप वाइफ को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, वो घर उनके नाम पे, और फायदा तभी होगा जब उनका ज़्यादा इनकम एज सच नहीं है। अदरवाइज तो आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इस पूरी ट्रांजैक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है। इसमें एक सवाल और कि जिसको आप रेंट दे रहे हैं उसका पैन होना ज़रूरी है।
ये आपको इंश्योर करना होगा। बिल्कुल, वो तो देखिए आपके पास होना चाहिए। अब जो आपके कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप रेंट देते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स के केस में एक अलग से सेक्शन है। जैसे इंडिविजुअल्स को वैसे टीडीएस नहीं काटना होता और जमा करना होता, लेकिन अगर आप 50,000 से ज़्यादा का रेंट दे रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना होता है और आपको जमा भी कराना होता है। ये एक ये आपने बड़ी प्रोविजन बात है। बताई कि बिल्कुल, ये एक प्रोविजन है जो कई लोग भूल जाते हैं और आखिरी समय पे उनको याद आता है कि हमने टीडीएस नहीं काटा, या लैंडलॉर्ड बताता है कि आपने टीडीएस नहीं काटा या आपने जमा नहीं कराया। तो यूजुअली इंडिविजुअल्स जैसे कोई सैलरीड है, उनको तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही सिर्फ सैलरी के केस में पता होता है। रेंट के केस में उनको टीडीएस का अच्छा, मान कॉन्सेप्ट लिया ही कोई नहीं पता सैलरीड होता। पर्सन रेंट दे रहा है और रेंट 50,000 से ज़्यादा दे रहा है, तो सैलरीड पर्सन की जिम्मेदारी है कि टीडीएस काटे। बिल्कुल, उनको टैन नंबर नहीं लेना, अलग से जाके जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो एक नंबर होता है वो टैन नहीं नंबर, वो नहीं चाहिए। लेकिन टीडीएस आपको काटना है और जमा कराना है, 5% का टीडीएस आपको काटना होता है। तो ये कुछ साल पहले नया प्रोविजन आया था, अभी भी बहुत लोगों को इस प्रोविजन के बारे में नहीं ये पता है। ऑनलाइन जमा करा सकते हैं सर? ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन जाएगा, आपका ऑनलाइन चलान जनरेट होगा, आप पेमेंट करेंगे और आपके जो लैंडलॉर्ड है उनके 26 ईयर्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा और वो उसके ऊपर टैक्स भरेंगे। तो जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा का रेंट है और आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जो लैंडलॉर्ड है वो उसमें टैक्स इवेजन कर जाए। लेकिन अगर 50,000 से कम का रेंट है, आप टीडीएस नहीं काट रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के केस में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। तो बिल्कुल दो चीज़ें, अगर आप पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं और दूसरा अगर 50,000 से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसका ख्याल रखिएगा और इस बार ज़्यादा चौकन्ना आपको इसलिए रहना है क्योंकि फर्जी लोगों को पकड़ने के चक्कर में इनकम टैक्स अपना दायरा बढ़ा देगा जांच का। तो ऐसे में अगर आप अनजाने में, सही भी है, अनजाने में कुछ गलती कर लिए तो हो सकता है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको नोटिस वगैरह आ जाए, तो इसका ख्याल रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहाँ से हमारे साथ उन्मेष गुहा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उन्मेष साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं उन्मेष गोयल, आप दोनों को नमस्कार है जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके पास? हाँ, मेरा एक प्रॉपर्टी है जो मैंने सेल किया था, उसमें अच्छा। मेरा पत्नी और मेरा नाम से है। हाँ। अब मेरा पत्नी वर्क नहीं करती है, बहुत माइनर एक फिक्स डिपॉजिट है, उससे पैसा आता है। उनका एआईएस में 2 बार दिखा रहा है, मेरा एआईएस में 3 बार दिखा रहा है। तो ये अच्छा। फीडबैक कैसे मैं रेक्टिफाई करूं? अब कैसे दिखा रहा है कि रजिस्ट्रार ने इसमें 2 बार भेजा, एक एग्रीमेंट टू सेल वाला भेजा और सेल भी भेजा, तो डबल होके 134 का आ गया वाइफ के पास, और मेरे पास टीडीएस का भी जो काट के दिया था उसको भी ऐड करके 2 करोड़ 1 लाख आ गया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका टीडीएस भी 2 बार रिफ्लेक्ट कर रहा है या टीडीएस जितना कटा है उतना सही रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, टीडीएस करेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरा। ठीक है। तो ये रेक्टिफाई करिए, वाइफ के नाम पे मतलब कोई टैक्सेबल नहीं हो कि हम पूरा टैक्स दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, मेरे पास होना चाहिए, खाली नाम है। तो एक क्वेश्चन ये है कैसे उसमें जो है आपका वैल्यूएशन का कुछ अमाउंट नहीं लिखा है, 0 करके भेज दिया है, और हमारा यहाँ दिखा है एलोकेटेड अमाउंट है कुछ है 33 लाख करके दिखाया है, और उसमें पार्टी काउंट 2 दिखाया। तो ये सब चीज कैसे हम करेक्ट कर दें जिससे कि हमारा बेसिकली सेल है 67 लाख का, टीडीएस उन्होंने पे किया है 67,000 का, पीएफ करेक्टली एंड प्रॉपर्ली आ जाएगा तो मेरा काम आराम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल गौरी बताएंगे, आपको आपके समस्या को समझ लिया गया गौरी? क्या लक्ष्मण, अब काफ़ी इजी हो गया है इसको रेक्टिफाई कराना इस साल से। तो आपका जो एआईएस में अमाउंट आ रहा है, जैसे वो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, या कोई भी उसमें गलती है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं इमिजिएटली, आप उसमें फीडबैक डाल सकते हैं। टीडीएस का अमाउंट जैसे आपने कहा वो ठीक दिखा रहा है, अगर वो गलत होता तो दूसरी पार्टी को टीडीएस रिटर्न रिवाइज करनी होती, लेकिन टीडीएस का अमाउंट ठीक है तो आप उतना ही क्लेम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब अपना एआईएस खोलेंगे, उसमें इंडिविजुअल जो आपके हेड्स आ रहे हैं उसमें अलग अलग से फीडबैक डालने की ऑप्शन होती है। उसमें ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, उस ऑप्शन में आप उसको डिसएग्री कर दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन टोटली गलत है, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा और अब जो फीडबैक आप डालते हैं वो इमिजिएटली प्रोसेस हो जाता है। तो क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, सॉफ्टवेयर की गलती है या जो भी गलती की वजह से 2 या 3 बार आपको उसमें एंट्री दिख रही है, वो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि आप अपने नाम पे करना चाहते हैं, बिकॉज एक्चुअली डीम्ड ओनर तो उस प्रॉपर्टी के आप ही हैं और आप ही को टैक्स भरना है, तो आप उसमें टैक्स भर सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर टीडीएस, जो मैं समझ नहीं पाई आपके सवाल से, अगर टीडीएस दोनों का कटा है, एक आपके नाम पे भी कटा है, वाइफ के नाम पे भी कटा है, और आप अपने नाम पे करना चाहते हैं क्योंकि आप डीम्ड ओनर हैं, तो टीडीएस के कॉलम में एक सेक्शन होता है जहां पे आप अपने स्पाउस के नाम पे जो टीडीएस कटा है, उस इनकम पे जो इनकम एक्चुअल में आपके नाम पे होनी चाहिए थी, वो क्लेम कर सकते हैं, जहां टीडीएस आप क्लेम करते हैं। तो बहुत इजीली आप उस टीडीएस का जो बेनिफिट है अपने पैन पे ले पाएंगे। चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं नोएडा से, जो कि ओम प्रकाश मेहता जी का है। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहता साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं क्या उलझन है आपकी? जी सर, एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है सर, मेरी सिस्टर ने रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है। तो उस क्वेरी ये है सर कि क्या जो 1.5 लाख का एटीसी में डिडक्शन का बेनिफिट है वो 5 साल तक मिलता रहेगा, 1.5 लाख पर ईयर, या फिर वो बेनिफिट केवल पहले साल में ही मिलेगा? चलिए, क्या गौरी साहब क्या कहेंगे? गौरी, देखिए लक्ष्मण, इसमें तो ये बिल्कुल ये कई लोगों का सवाल रहता है, क्योंकि उनको रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है, वो इस स्कीम में लमसम डालते हैं। सवाल के पीछे वजह है कि लोग ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स भारी पड़ रहा है। बेनिफिट सिर्फ एक ही साल मिलता है, जिस साल आपने जमा किया, और वो सिर्फ 1.5 लाख का मिलता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है इस स्कीम में, क्योंकि यूजुअली लोग लमसम ही डालते हैं। तो आपको बेनिफिट तो इसी साल मिलेगा जिस साल आप उसको एक्चुअली 15 लाख जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपने किया है, उसमें आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, और आप वही क्लेम कर सकते हैं। अगले 5 साल को क्लेम करने का उसमें कोई रूल नहीं है। काश ओम प्रकाश जी ये रूल होता, लेकिन ये नहीं है। लेकिन जो नियम है वो नियम तो यही कि आप एक ही साल में लमसम में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या नौकरी पेशा लोगों के लिए भी एसेट और लायबिलिटी दिखाना है जरूरी, किन किन शर्तों में ऐसा करना जरूरी है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी से आपके सवाल हैं, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का महीना है, तो ये मुद्दा काफ़ी ज्वलंत हो चुका है, और कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा आपको कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो एक एसेट और लायबिलिटी होता है शेड्यूल एएल। क्यों गौरी? हाँ, तो इसमें आपको अपनी एसेट और लायबिलिटी दिखानी होती है, लेकिन हर किसी को नहीं दिखानी होती है, लेकिन जिनको दिखानी होती है वो भी नहीं दिखाते हैं। तो गौरी समझेंगे कि आखिर किन किन हालात में दिखाना जरूरी है। गौरी, ये किन के लिए शेड्यूल बना हुआ है? देखिए लक्ष्मण, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको तो यूजुअली बैलेंस शीट बनानी होती है, तो वो ऑलरेडी अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हैं, तो उनको पता होता है कि ये सारी जानकारी हमारी रिटर्न में जाएगी। लेकिन जो नौकरी करते हैं, या जिनकी सिर्फ रेंटल इनकम है, या इंटरेस्ट से इनकम है, या कैपिटल गेन से इनकम है, वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कई बारी कि उनकी इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है, जो आजकल बहुत केसेस में टोटल इनकम मैंने देखा है 50 लाख के ऊपर चली जाती है, सारे इनकम हेड्स को मिला के। जैसे ही आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर जाएगी, आपका एएल शेड्यूल भरने की लायबिलिटी आ जाती है। जो एएल शेड्यूल होता है उसमें आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाने होते हैं कि आपके नाम पे कितने एसेट्स हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मांगी जाएंगी, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितने शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या ज्वेलरी है, और लायबिलिटी, जैसे आपने उसको लेने के लिए आपने कोई लोन लिया है, या आपने किसी को लोन दिया है, वो भी आपका एसेट बन जाएगा। तो आपकी लायबिलिटी और आपके एसेट दोनों ही उसमें आपको दिखाने होते हैं। कई लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, और एएल शेड्यूल में छोटा सा कुछ गलत सा अमाउंट डाल के या 0 करके रिटर्न को फाइल कर देते हैं, वो गलत है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, आपको इस शेड्यूल को ध्यान से भरना है, और ज़रूरी भरना है। जब सरकार की नज़र इस पे पड़ेगी कि एएल शेड्यूल बहुत लोगों ने नहीं भरा है, जिसने भी नहीं भरा तो नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आपको एएल शेड्यूल को ध्यान से भरना है, अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ऊपर जा रही है। आप ये शेड्यूल एएल के जो लिस्ट बता रही थी, तो एसेट और लायबिलिटी का, तो मैं गौर से सुन रहा था, तो मुझे एक दो चीज़ समझ में आई कि जो एसेट है वो हमें हर एसेट को बताना है, चाहे वो एसेट हमें विरासत में मिली हो, चाहे वो एसेट हमारे जॉइंट नेम पर हो। क्या इसका क्या फॉर्मूला है? देखिए बिल्कुल, आप
आपको जो भी आपके नाम पे एसेट्स हैं आपको वो दिखाने हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसमें आपको कॉस्ट प्राइस पे दिखाना होगा, क्योंकि आप हर साल अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो कराएंगे नहीं। अगर आपकी हर साल इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है, आप या ज्वेलरी है, आप हर साल उसकी वैल्यूएशन तो कराएंगे नहीं कि आप मार्केट वैल्यू पे दिखाएं। आपको दिखाना है इसको कॉस्ट प्राइस पे। अब आप कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं तो कॉस्ट प्राइस हो सकता है कुछ एसेट्स की बहुत कम हो। अगर विल के थ्रू आपको विरासत में मिला है तो जिन्होंने खरीदा था उनकी कॉस्ट प्राइस पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत तो डेफिनेटली है, लेकिन अभी के रूल के हिसाब से आपको कॉस्ट प्राइस पे आपके नाम पे जितने एसेट्स हैं वो सारे दिखाने होंगे। अच्छा, किसी के पास गोल्ड पड़ा हुआ है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी बताना होगा कि हमारे पास इतने गोल्ड पड़े हुए हैं। ऐसा गोल्ड तो लक्ष्मण होना ही नहीं चाहिए किसी के पास, तो वो तो आपको दिखाना। जैसे किसी को विरासत में गोल्ड मिला है, कई लोगों को मिला है जो विरासत में मिला है उसको जिस अमाउंट पे किसी ने खरीदा था जिन्होंने वो दिखाना है। अगर बाय चांस आपके पास वो अमाउंट नहीं है तो अगर तो जैसे आपकी विल है, विल में मेंशन किया होगा कि कितना गोल्ड है और कितने में उन्होंने क्या खरीदा था, या उसमें कुछ डिटेल्स होंगी, उससे आपका अमाउंट आ जाएगा। नहीं तो 2001 की वैल्यूएशन तो आपको वैसे भी करा के रख लेनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, चूंकि जवाब काफी लंबा हो रहा है लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसमें काफी ज्यादा हो गई। महिलाओं के पास ज्वेलरी बड़ी महंगी महंगी होती है तो वही बताने होंगे एसेट में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी महिला की 50 लाख से ऊपर खुल जाएंगे तब तो। लेकिन इसमें लक्ष्मण वही बात है ना कि महिलाओं को ज्यादातर ज्वेलरी अपनी शादी पे मिलती है, वो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिखानी जरूर है वो। तो ये सारी चीज आपको दिखानी है। और अगर इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है, और 50 लाख सिर्फ सैलरीड इनकम नहीं, सैलरी मिले रेंट का इनकम जोड़ दें तब भी, और 50 लाख के बॉर्डर को पार कर दें तो सारी चीज़ें आप जरूर दिखाइएगा, और जो अक्सर बहुत लोग नहीं जानते थे, इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। अब चलते हैं शिमला, जहाँ से MK पंडिता जी फोन लाइन पर हैं। इनसे सवाल लेते हैं। पंडिता जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? हेलो जी, मैं यहाँ शिमला से बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग अप माय क्वेश्चन। धन्यवाद। मैं एक US कंपनी में काम करता था, अभी मैं रिटायर हुआ हूँ। और वहाँ पर मेरे ESOPs हैं जो अभी फुली वेस्टेड हुए हैं, और मुझे हर साल और जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो होल्डिंग टैक्स लगा के उसको या तो शेयर्स में कन्वर्ट करके मेरा क्रेडिट हो जाता है या उसका कैश आ जाता है। और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास एक उनकी टैक्स स्टेटमेंट आती है, फॉर्म 1042S, जिसमें सारी ये डिटेल्स होती हैं कि कितना ईयरली डिविडेंड आया है और कितना क्रेडिट हुआ और कितना उन्होंने टैक्स उसमें काटा है। ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं इंडिया में उसकी ITR भरता हूँ तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं उसको कि उसको मैनुअली एडजस्ट करते हैं। मेरे CA साहब उसको एडजस्ट करते हैं मैनुअली। अच्छा। जो टू एडजस्ट मतलब उनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो जनवरी दिसंबर है और हमारा अप्रैल टू मार्च है। तो लगभग वो ठीक ही होता है, बट फिगर्स डोंट मैच। जो टैक्स स्टेटमेंट के साथ है वो मैच नहीं होती एग्जैक्टली। तो मेरा जो बैकअप पेपर है वो तो 1402 SC है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर 1। और जो हम जो करते हैं यहाँ पर वो क्या ठीक है कि हमें भी उनका टैक्स स्टेटमेंट लेके उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी भरना पड़ेगा? ये मेरा क्वेश्चन। मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, मैच क्यों नहीं करती फिगर्स, उस पर आप एक बार मुझे बता पाएंगे? मैडम, इनका जो क्वार्टरली डिविडेंड होता है वो कई बार वेरी करता है। जैसे 4 क्वार्टर में अगर 4 बार वो साल में देते हैं, तो मुझे तो यहाँ पर वो अगर वो क्वार्टर में डिफरेंस होगा तो वो और रेट पे भी होगा तो वो उसमें वेरी करती है फिगर टैक्स, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अलग अलग। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर अलग की बात है, उनका कैलेंडर ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो वो तो आप मैनुअली एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने उन्होंने आपको 4 क्वार्टर का दिया, लेकिन उन्होंने आपका क्वार्टर स्टार्ट किया जनवरी से लेके मार्च और फिर लास्ट दिसंबर तक, और आप स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से। तो आप वहाँ के 3 क्वार्टर लेके और अगले वाले का 1 क्वार्टर लेके आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपका वो अमाउंट मैच करेगा, अपार्ट फ्रॉम जो आपका फॉरेक्स फ्लक्चुएशन आपका जो होगा उसको आप एडजस्ट कर लीजिए इंडिया के हिसाब से। आई थिंक आपका वो टोटल मैच कर जाना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त किन किन बातों का आपको रखना होगा ख्याल, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए सीधे चलते हैं दीपक सोनी साहब के पास, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। जी नमस्ते सर, नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं आप? किस जगह से? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, कानपुर में आप CNBC आवाज देखते हैं, बड़ा अच्छा लगा जान करके। क्या उलझन आपके पास टैक्स गुरु के लिए? जी मैंने एक सवाल भेजा था कि मेरे को मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी में से और विल के हिसाब से मेरे को कोई शेयर मिला था। मेरे पेरेंट्स की जब डेथ हो गई थी, हम बहन भाइयों में बंटवारा हुआ था, वो सेल की थी प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो जब वो मेरा हिस्सा आया तो उस पे जो है मैंने एक फ्लैट दिल्ली में ही खरीद लिया था, द्वारका में। तो वो 2009 की बात है ये। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप? मैंने कहा 2009 की बात है। हाँ हाँ। हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, एक पेरेंटल प्रॉपर्टी एक्चुअली थी। तो विल के हिसाब से हमें जो शेयर मेरे को मिला था, उससे मैंने जो है एक प्रॉपर्टी खरीदी अपने और अपने मिसेस नाम से जॉइंट। ठीक है, अब आवाज आ रही है सर? बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ। अब आगे बताएं। तो आगे बताएं। वो 2009 में हमने खरीदी थी और अब मैं चाहता हूँ उसको बेचना और बेचकर एक नई कोई प्रॉपर्टी बड़ी थोड़ी या 2 प्रॉपर्टियां ले लूं। तो उसमें हमारा टैक्स के प्रति क्या रहेगा, हमारा कैसे करेंगे? मेरे मिसेज को जो सेल प्रोसीड होगी वो 50-50 मानी जाएगी या 100% ही मेरी मानी जाएगी? क्योंकि ओरिजिनली तो वो पैसा मेरा ही था, लेकिन प्रॉपर्टी मैंने जॉइंट ले ली थी। नहीं, आपके सवाल को समझ गया। गौरी बताएंगे, आपके सारे उलझन दूर करेंगे। गौरी जी लक्ष्मण, बहुत लोग करते हैं जहाँ पे हस्बैंड पूरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वाइफ को ओनर बना लिया, लेकिन एक्चुअल में जब हस्बैंड ने ही पैसा दिया है तो डीम्ड ओनर हस्बैंड ही है। तो जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो सारा का सारा कैपिटल गेन आपकी इनकम में लगेगा, आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा, आपको अपनी रिटर्न में दिखाना होगा, क्योंकि आप ही डीम्ड ओनर है। क्योंकि वाइफ आपकी अर्निंग नहीं है या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नाइदर केस वो उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी उनकी नहीं बनती है। तो आप अपनी रिटर्न में दिखाइए, आप टैक्स भरिए, वाइफ को अपनी रिटर्न में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है नहीं दीपक जी, बिल्कुल आप अपने रिटर्न में देखिए, अपना टैक्स फाइल करिए और निश्चिंत हो जाइए। एक चीज़ और, चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है, तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी बेची है तो उनके लिए कुछ खास टिप चलते चलते? लक्ष्मण, जिन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी बेची है और उनका कैपिटल गेन बचाने का प्रोसेस है 1 साल 2 साल का, यानी कि अभी वो 2 साल में घर खरीदना या 3 साल में घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो 31 जुलाई से पहले जो उनका पैसा उनको आया है वो उनको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना है, और उसके बाद ही आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे जब आप एक्चुअल में घर खरीदेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे। और इसकी जानकारी आपकी रिटर्न में जानी चाहिए कि आपने ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिया है। अगर आप 31 जुलाई के बाद लेट फी के साथ रिटर्न भर रहे हैं तो भी 31 जुलाई से पहले ये अकाउंट आपको खोल के उसमें पैसा जमा करा देना है। तो बहुत बड़ी बात, अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो आप ये अकाउंट खोल लीजिए। 31 जुलाई आखिरी तारीख है, उसके बाद शायद आपको मौका मिलेगा नहीं, फिर टैक्स की देनदारी आपकी बढ़ जाएगी। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए, बेहद आसान भाषा में। और टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।